कातिल ने 4 कत्ल तो कर दिए थे, उसको 5 कत्ल और करना था, और जिन जिन का उन्होंने कत्ल करना था उनको मौके पे बुला भी रहा था। लेकिन 4 लोगों को तो आ भी जाते हैं और उनसे जद्दोजहद भी करने लगता है और उनका कत्ल करने लगता है, लेकिन वो उतना हावी नहीं हो पाता है जितना वो 4 कत्ल करने वाले पे हो चुका था। और जो सामने जो 4 था वो 4 के सामने ज़्यादा टिक नहीं पाता है और हालत ऐसी होती है कि वो भाग जाता है। इसके बाद इस घटना को न्यूज़ जो है ये पुलिस तक पहुंचती है, प्रशासन तक पहुंचती है और टीवी और अखबारों में प्रकाशित हो जाती है। संभवतः उस प्रदेश की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना रही थी और उसको ढूंढने के लिए पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया था और जगह जगह उसकी पोस्टर भी चिपका दिया गया था। आखिरकार वो पाँचवें दिन वो पुलिस की सूझबूझ से मिल जाती है और पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और हत्या का कारण जानने की कोशिश करती है। तो जिनका उन्होंने कत्ल किया था उसकी कोई गलती ही नहीं थी और उनका तो उन्होंने बेवजह ही मार दिया था, और जिनसे उनकी वो वजह थी वो उनको मार ही नहीं सका। मामला अदालत पहुंचती है और अदालत इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा की हुक्म सुनाती है। अदालत कहती है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी की फंदे पे लटका के रखा जाए जब तक कि इसकी प्राण न निकल जाए। हालांकि उसके पास बचने के लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति हैं, कई सारे रास्ते प्राव हैं। क्या पता फांसी के फंदे पे पहुँचे भी, क्या पता हो सकता है कि लास्ट में आके अदालत ये कह दे कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और इसको हम बाइज्जत बरी कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम कौशल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश के शहर जमशेदपुर की, और जमशेदपुर से 6.5 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है कदमा थाना क्षेत्र, और कदमा थाना क्षेत्र का एक तिस्ता क्वार्टर नंबर 97। यहाँ के ये सच्ची घटनाएं हैं। दरअसल टाटा स्टील कंपनी में फायर ब्रिगेड के में काम करने वाला एक कर्मचारी जिसका नाम दीपक होता है। दीपक कई दिनों से वेब सीरीज देख रहा था और वेब सीरीज का नाम होता है पाताल लोक। पाताल लोक वेब सीरीज में एक जो है त्यागी नाम का कैरेक्टर होता है, वो अक्सर वो किसी का कत्ल करता था और कत्ल करने के बाद हथौड़े से मारता था, और जो मारता था तो वो ब्लड जो बहता था वो ब्लड को बहते हुए बड़े गौर से बहुत करीब से उसके आंखों में आंखों डाल को लाशों को देखा करता था। और उसको लगता कि दीपक को लगता है कि क्यों ना उसको ऐसा ही करना चाहिए, और ठीक उसने ऐसा ही किया। 12 अप्रैल 2021 की सुबह लगभग 5 बजे उठता है। वो अपने पत्नी से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद जब 8:30 बजे का वक्त होता है तो उसकी पत्नी आराम से बैठी हुई होती है। उसको पता नहीं था कि शायद उसकी पत्नी से ये ज़िंदगी की आखिरी बार आखिरी मुलाकात है। उसके बाद पत्नी वहाँ बैठी हुई होती है, तुरंत अपना हथौड़ा निकालता है और अपने पत्नी को एक के बाद एक कई हथौड़े मारता है और पत्नी को मौके पे ही मौत हो जाती है। एक कमरे में लाश उसकी रख दी जाती है और आराम से इत्मीनान से वो सोचने लगता है कि अब आगे क्या कदम उठाया जाए। दरअसल उसकी पत्नी की उम्र लगभग 36 साल होती है। नाम उसका मीना कुमारी होता है। इस व्यक्ति ने जिसका नाम दीपक कुमार होता है उसका उम्र 42 साल होता है। अपनी पत्नी का पहला कत्ल करता है, उसके बाद थोड़ा इंतजार करता है। बड़ी बेटी जिसका नाम शावनी कुमारी होता है जो कि 16 साल की उम्र की होती है, और उसकी छोटी बेटी दिव्या जिसकी उम्र 10 साल होती है। वो कमरे में आराम से इत्मीनान से सो रही थी और उसको कोई फिक्र नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। जब दोनों बेटियां आराम से बेड पे सो रही होती है, पिता उसके पास जाता है और जो शरीर पे हथौड़े मारता है और बहुत ताकत से मारता है, और दोनों बेटी तड़पने लगती है और वह तुरंत तकिया उठाता है और तकिया उठाने के बाद अपने दोनों बेटियों को चेहरे पे तकिया रखता है, और उसका जब दोनों का दम घुट जाता है तो वहाँ से आराम से वहाँ से हट जाता है।
अब उसने अपनी पत्नी का और दोनों बेटी का कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद सीधा अपने ससुराल लक्ष्मी नगर पहुंच जाता है। वहां जाके उन्हें बहुत प्यार से जो वहां पे ससुराल वाले होते हैं उसको नमस्ते करते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं। जो भी उनकी खातिरदारी में जो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था होती है उस वक्त वो पूछे जाते हैं कि इतनी सुबह सुबह आपको आने की क्या वजह है, बताइए। तो उन्हें बोले कि आपके घर पे जो ज्वेलरी रखी है उस ज्वेलरी को ला के दे दीजिए। ज्वेलरी की कीमत लगभग 5 लाख रुपये के आसपास होती है, क्योंकि उन्हीं की अमानत थी, दामाद की अमानत थी दीपक कुमार की। इसीलिए ससुराल वालों ने कोई एतराज़ नहीं जताया और चुपचाप वहाँ से जो उठा के वहाँ ज्वेलरी था उस ज्वेलरी को जो है वो दे देता है दीप। ज्वेलरी लेकर वो सीधे सुनार के पास जाता है। सुनार को कहता है कि इसकी कीमत आंकिए, ये आखिरकार ये कितने रुपये की होगी। अक्सर वो जिस ज्वेलर के पास वो जाता था, यानी कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए अक्सर वहीं से वो ज्वेलरी बनाया करता था, इसीलिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सुनार कहता है कि इसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपये के आसपास है। फिलहाल मेरे पास 3 लाख रुपये है मौजूद है, बाकी पैसे आप बाद में ले सकते हैं। वो व्यक्ति समान सा दिख रहा था जिस व्यक्ति ने अपने परिवार के पत्नी और 2 बेटियों का कत्ल कर दिया था। ससुराल जाता है, ज्वेलरी लाता है, सोनार के पास जाता है, 3 लाख रुपये वहां से उठाता है। इसके बाद उसको वहां से जाना था घर। जैसे घर पहुंचता है 10:30 पौने 11 बजे के आसपास थी और ठीक 11 बजे उसके घर पे एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम दिव्या होती है, 10 साल की जिसकी उम्र होती है। उसको पढ़ाने के लिए डेली एक टीचर आती थी। टीचर का नाम होता है रिंकी घोष। रिंकी घोष जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है अचानक से इन दोनों का आमना सामना हो जाता है। दीपक कुमार जैसे ही रिंकी कुमार को देखता है, देखते ही वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार करे तो क्या रे क्या। उसके हाथ में धारदार हथियार होता है, चाकू होता है, और जो उसकी जो ट्यूशन टीचर होती है उसको दिखाता है कि मुझे तुम्हारी स्कूटी चाहिए। अब वह स्कूटी वाली बात होती है तो उस लड़की को अभी तक कुछ पता नहीं था कि इस घर के अंदर 30 लाशें पड़ी हुई है, और वह डर की वजह से एक कमरे में चली जाती है जिस कमरे में दोनों बेटियां बिस्तर पे मरी हुई पड़ी थी। वह घर में जब जाती है उसके बाद डर जाती है और ये क्या यहाँ 2 लाशें पड़ी हुई है, उसके चीख निकल रही थी। जैसे ही वो जोर से चीखने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, तुरंत ही उसने पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसको मुंह पर टेप लगा देता है, उसको हाथ और पैर बांध देता है। जब उसके पैर और हाथ बांध रहा था इसी बीच में मौका मिलता है, हथौड़ा उठाता है और पूरी ताकत के साथ उस लड़की को यानी टीचर को, जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है, उसको वो मार देता है। और जब उसे मार रहा था, क्योंकि वह 2.5 साल से उसकी बेटी को दिव्या को पढ़ाने आती थी, न जाने कब उस लड़की को देख के टीचर को उसकी नीयत खराब हो जाती है, लेकिन टीचर मर चुकी थी। मरने के बाद उसको अचानक ख्याल आता है कि क्यों ना इसके साथ गंदा काम किया जाए। मरी हुई टीचर के साथ वो गंदा काम करता है और जब उसको वो पूरी तसल्ली हो जाती है, पूरी तरह सेटिस्फैक्शन हो जाता है, उसके बाद वो उसकी लाश को बेड के अंदर छिपा देता है। पत्नी, 2 बेटी और एक बेटी की टीचर, ट्यूशन टीचर उसके साथ वो लाशों को छुपा के रख देता है। अब लगभग 11 बजे के आसपास या उसके बाद 11:30 के आसपास दोस्त के भांजे को फ़ोन करता है और रोशन को कहता है कि आज तुम्हारा हमारे घर पे खाना है और खाना खाने के लिए आप आ जाइएगा। तो वो कहता है कि ठीक है हम लोग आ जाएंगे, लेकिन 1 बजे तक जब वो नहीं आता है तो फिर दोबारा से उसको कॉल करता है। फिर कॉल करने के बाद वो कहता है कि कहाँ पहुँचे। दरअसल उसका भांजा जो होता है जिसका नाम रोशन होता है, उसकी पत्नी आराध्या होती है और रोशन का साला होता है अंकित, और रोशन की 1 साल की बेटी होती है। ये चारों लोग आते हैं। जैसे ही घर पे आने के बाद घर के सामने गाड़ी खड़ी करती है और खड़ी करने के बाद फ़ोन करता है, बोलता है दीपक जी आप कहाँ हैं। तो बोलता है मैं घर के अंदर हैं।
कि बोलता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई। दरअसल 1 साल की जो लड़की थी टॉयलेट कर दिया था और टॉयलेट करने की वजह से गंदे हो गए थे, गाड़ी कपड़े भी गंदे हो गए थे। तो बोला कि कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए, बाथरूम आ जाइए। और 1 साल के बच्ची को लेके बाथरूम पहुंच जाता है। और इधर रोशन कुमार अपने साले अंकित के साथ बैठक में जो बैठा हुआ था, इसी बीच में अचानक उसको वह हथौड़े की याद आती है, क्योंकि उसको रोशन को भी मारना था, रोशन के फैमिली को भी मारना था। वो बैठक में जाता है और एक के बाद एक 2-3 हथौड़े जो है उसको मार देता है रोशन को। लेकिन उतनी ताकत से जो है उसको मजबूती से जो है उसको मार नहीं पाता है, जितनी मजबूती से वो उसको मारना चाह रहा था। घायल तो हो जाता है और इसी बीच में अंकित जो है उसकी चीख पुकार निकल जाती है, वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। ये बात उसकी पत्नी तक पहुंच जाती है। आराध्या अपनी बेटी को लेके आती है और जैसे ही निकलती है कि उन्हें बेटी को भी हथौड़ा मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगते जरूर है लेकिन उतनी ताकत से लगती नहीं है, जितना हो सकता है वो विरोध कर रहा था। और मौका पाके वो चारों इस घर से भाग जाता है। दरअसल इन चारों को कत्ल करना चाहता था, मारना चाह रहा था, लेकिन मार नहीं पाया। उसका एक जो बचपन का दोस्त होता है उसको भी मारना चाह रहा था, लेकिन वो उसको भी मार नहीं पाता है। अब ऐसी स्थिति में अब वो यहाँ से भाग जाता है। उधर जो टीचर वो अपने घर वापस नहीं पहुँचती है, शाम 4 बज जाता है। ये लोग जो घायल हो चुके थे वो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे, इनको बिल्कुल भी नहीं पता थे घर के अंदर किसी का कत्ल हो चुका था, इधर इलाज करा रहे थे। अब वो जो टीचर होती है, टीचर के माँ बाप हो, उसके परिवार वाले के लोग होते हैं, वो परेशान होते हैं अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते। जब उसको उसी क्वार्टर नंबर 97 में पहुंचती है तो वहां जाके देखता है कि बेटी तो मिलती नहीं है, लेकिन घर की जो अस्त व्यवस्था जो है वो देख के लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी तो घर की सदस्यों ने एक एक के जगह देखना शुरू किया और जब वो बेड के अंदर जब देखा तो देखा कि उनकी रिंकी घोष की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है। पुलिस ने जब आके देखा तो फोरेंसिक टीम वगैरह आके देखा तो उन जो रिंकी घोष थी उनकी बेटी, उनकी साथ बलात्कार हुआ था और वो मरने के बाद वो भी आखिरकार उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है कि एक व्यक्ति ने आखिरकार 4 कत्ल कर दिया और 5 लोगों को मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता था, क्यों नहीं मारना चाहता था, क्यों इनकी हत्या की थी, इसकी पीछे कई तरह के सवाल थे। पुलिस इस सवालों को जानना चाहती थी, पुलिस इसको ढूंढना चाहती थी। 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया था, लेकिन वो मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिस ने उसके संपर्क में जो भी लोग थे जिनसे उनकी बहुत सारी बातें किया करता था, उन लोगों को नंबर जो है सर्विलांस पे लगा दिया जाता है ताकि पुलिस को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्लू मिल सके। आखिरकार जब तलाश में जुट जाती है तो 5वें दिन 16 अप्रैल की बात है, 16 अप्रैल 2021 को धनबाद का एक हीरापुर पुलिस लाइन लगता है। वहाँ पे उसकी एक HDFC का ब्रांच होता है, शाखा होता है, और उस शाखा में ही मृत्युंजय जो कि दीपक कुमार का भाई होता है, उसके खाते में 11:30 बजे के आसपास लगभग 1.5 लाख रुपये की रकम जमा होती है। और जैसे ही 1.5 लाख की रकम जमा होती है, मृत्युंजय कुमार के पास एक मैसेज पहुंचता है और यह मैसेज पहुंचने के बाद पता चलती है पुलिस को कि 1.5 लाख रुपये आखिर आया कहां से। तुरंत ही पुलिस ने HDFC बैंक शाखा में संपर्क किया और फ़ोन पे बातचीत किया और बोला कि ये 1.5 लाख रुपये इन खाते में जो आया वो आखिर आया है कहाँ से। तो बोला एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति का तुरंत फोटो दिखाया जाता है तो बोलता है ये तो नहीं है, तो बोला हाँ यही है, लेकिन अब वो तो अब तक तो वो बैंक से जा चुका है। पुलिस अब खुद को ठगा महसूस कर रही थी, लेकिन करीब 2:30 बजे के आसपास फिर उस बैंक में आता है वो कि ये जानने के लिए क्या वाकई में 1.5 लाख रुपये जो है खाते में पहुंच चुकी है या नहीं पहुंची है। और फिर उसके बाद पुलिस जब 2:30 बजे यहाँ पे आती है, पहुंचता है, जो बैंक जो मैनेजर होता है वो किसी न किसी बहाने से इसको उलझा के रखता है। पुलिस आती है, उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको ले जाती है। उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने अपनी दोनों बेटी, अपनी पत्नी
और अपनी बेटी की ट्यूशन टीचर इसका कत्ल क्यों किया? बाकी 4 लोगों को तुम क्यों मारना चाह रहे थे? और 5वें के बारे में पुलिस को पता ही नहीं था कि 5वां जो उसका दोस्त था उसको भी वो मारना चाह रहा था। आखिरकार पुलिस को जब उसको गिरफ्तार करता है तो उन्हें बताना शुरू किया कि उन्हें पुलिस के साथ कोई अफसोस नहीं हो रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें तोते की तरह बोलने लगा कि वो कहने लगा कि दरअसल उसका बचपन का दोस्त होता है प्रभु नाम का, वो खर्चीला था, अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उसको देख के उसके मन में आता है कि बहुत सारे पैसे कमाए जाए, वो भी खर्चीला बने और वो भी अय्याशी किस्म का आदमी बने। फिर इसीलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है और बातचीत करता है और दोस्त के बहकावे में आके लगभग 4-5 लाख रुपये का कर्ज हो जाता है उस पर। और ये अपने भांजे से बातचीत करता है, उसे बताता है कि ऐसे कुछ वाहन वगैरह खरीदता है। और ये दो वो लोग था जब उसके वाहनों के पे लगातार टैक्स बढ़ने लगता है, लोन पे टैक्स लेता है, वो बैंक का कर्जा बढ़ने लगता था और वाहन से कुछ इनकम हो नहीं रही थी। ऐसी स्थिति में जो भांजा होता है रोशन, वो जो है वाहन दे देता है, लेकिन वाहनों से जब कोई इनकम नहीं हो रही थी तो दोस्त और भांजे की वजह से लगातार वो कर्जे में जा रहा था। और वो सोचता है क्यों ना अपने दोस्त और भांजे की हत्या कर दे और वो हमेशा हमेशा के लिए जेल चला जाए। उसके दिमाग में फिर ख्याल आता है कि वो अपने बच्चों को इस तरह छोड़ के अगर छोड़ देगा तो लोगों के सामने वो उसके बच्चे भीख मांगेंगे, इसीलिए उसका भी जीना शायद सही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले वो अपनी पत्नी को मारता है, फिर दोनों बेटियों को मारता है। और ये सारी बातें खुल ना जाए, ट्यूशन टीचर जो आ जाती है अचानक से, इसीलिए उन्होंने ट्यूशन टीचर भी मारी जाती है। पूछा जाता है कि उसका रेप तुमने क्यों किया? तो बोलता है कि उसने बोला कि मुझे अच्छी लगी इसीलिए मैंने उसके साथ किया। ये मामला अदालत पहुंचती है और अदालत पहुंचने के बाद अप्रैल 2023 को आखिरकार कोर्ट इसकी फांसी की हुक्म सुनाती है और कहती है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए। जब ये घटना हुई थी तो इस घटना की पूरी झारखंड प्रदेश को हिला के रख दिया था। जहाँ जहाँ पे इस घटने की गूंज फैली थी वहाँ वहाँ पे सोचने पे मजबूर हो गया था कि एक व्यक्ति ने एक फिल्म देख के, वेब सीरीज देख के, कैरेक्टर को देख के जो है हथौड़ा त्यागी जो होता है उसका कैरेक्टर को देख के वो अपना ऐसा जिंदगी अपने कैरेक्टर में रियल लाइफ में उतारता है और एक के बाद एक उन्हें लगातार कत्ल कर देता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है।